ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 134 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਸੀ, 7 ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਹਜੇ ਵੀ 2 ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ कुछ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ और ਕੀ कुछ ਤੁਹਾਡਾ अपडेट आ रहा है। हाँ जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। हम लोग 1 महीने से चक्कर काट रहे हैं, कभी डीओ, कभी बीओ, कभी डीसी, कोई नहीं छोड़ा हम लोगों ने। कोई ऑफिस नहीं छोड़ा, कोई स्कूल नहीं छोड़ा। कोई इधर धक्के मारता है, कोई उधर धक्के मार रहा है। अब ये सोचो कि हमारे बच्चे घर पे बैठे हैं, वो बेचारे रो रहे हैं कि अब करेंगे क्या। अब 15-16 तारीख से यूनिट टेस्ट है, तो बच्चों का अगर एग्जाम नहीं हुआ तब ये कहते हैं कि आपकी जिम्मेवारी है, आप अपने सर पे लो। हम अपने सर पे कैसे ले लें? या तो हमें एक तरफ कर दो ना कि आप लोगे या नहीं लोगे। प्रशासन कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर आप में हिम्मत है तो आप हमें एक बार बोल दो, हम आपके बच्चे नहीं लेंगे। प्रशासन की ऐसी की तैसी। अच्छा, बच्चों का करियर खराब हो रहा है। बच्चों का करियर करियर खराब खराब हो रहा है। है। एक बात सीधी सीधी ये है, एक बार सामने आके बोल दो एक हमें चीज तो कि बताओ ना। प्रशासन के हाथ खड़े हो चुके हैं स्कूल वालों के सामने। तो वही तो मैं कह रही हूँ। तो सरकार तो हमें क्यों क्यों बेवकूफ बनाया? करते हैं? तो सरकार इनके तो साथ सरकार तो खड़ी क्यों हो गई? फिर कहना मतलब फिर आपा सरकार इलेक्ट क्यों है। कर रही है? फिर एक स्कूल वाले की इतनी हिम्मत हो गई है, हम सब यहाँ पे खड़े हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो स्कूल वाले की इतनी हिम्मत है, वो हम सबके सामने मुंह पे कह रहे हैं हम आपके बच्चे को नहीं लेंगे। सरकार को चुनौती दे रहा है, तो सरकार इसमें कुछ भी नहीं कर रही। तो या तो बेवकूफ हमें, या तो सरकार बेवकूफ बना रही है हमें। वाले ने वही ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ डेट फीस एक्सटेंड के करी जा रहे हैं, डेट एक्सटेंड करी जा रहे हैं। नहीं, फीस के नाम पे क्या लेते हैं? हर साल फीस इतनी, एक छोटे से बच्चे की 3000 रुपए फीस ले रहे हैं। इनसे सरकार पूछे ना 3000 में आप क्या पढ़ा रहे हो? या तो हमें बता दो हमारे बच्चे प्लस 2 करके निकलेंगे, नौकरी आप दोगे, हम 3000 रुपए महीना भरेंगे, जहाँ मर्जी पढ़ करें। लिख के भी जॉब्स नहीं है। कुछ नहीं है चलो जॉब्स ਦਾ ਮੈਟਰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਸਾਡਾ 134 ਜਿਹੜਾ हमारा ਹੈਗਾ मैटर तो हर ਬੱਚੇ ਨੂੰ जगह ਐਡਮਿਟ है। ਕਰੋ, ਬਾਈ ਐਨੀ ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਚ ਆਪਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੰਤਰੀ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ देखो ਉਹ ਸਪੋर्ट ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ आप ਸਕੂਲ स्कूल ਜਾ के वालों भी को देखो देखो ना, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾ गवर्नमेंट के भी 800-900 रुपए बच्चा दे रही है। ये पेरेंट्स से भी पैसे ले रहे हैं, फिर उसके बाद हम कह रहे हैं फ्री में नहीं पढ़ाएंगे। आप फ्री पढ़ा कहाँ रहे हो? पहले तो हमें यही बता दो, ये क्लियर करो, फ्री कहाँ पढ़ा रहे हो? गवर्नमेंट से भी वैसे ले रहे हैं, पेरेंट्स से भी वैसे ले रहे हैं, फिर भी एडमिशन नहीं दे रहे। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ चाहते हो, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ डिमांड? देखिए हमारा तो ये कि या तो हम एडमिशन इस तरह तो लेने चाहिए, क्योंकि हम लोग सड़कों पे इतने टाइम से खड़े हैं, बच्चों की टीसी हमारे पास है, बच्चे घर पे बैठे हैं। या हम दूसरे स्कूल में फिर से डालेंगे जो, तो हम बेवकूफ बन गए कि बच्चे यहाँ से निकाले यहाँ ਤੁਸੀਂ ਟੀਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਟਵਾ ਚੁੱਕੇ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਸਾਲ ਉਹੀ ਗੱਲ मैंने 2 साल से ਆਪਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਸੀਆਂ ਕਟਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਲ ਤੇ ਖਰਾਬ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਲਾਸ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਮੀ है? कमी सरकार की है, सरकार बहुत की बड़ी failure मेन तो सरकार कमी है। का है। कमी failure सरकार फेल सरकार है, का और किसी की कमी नहीं है। जो सरकार फेल है, अगर सरकार फेल, आज तक हम खुद मोदी जी के साथ है, बीजेपी के साथ हम भी खड़े हैं। अच्छा। हाँ, हम उनके सपोर्ट में। लेकिन फिर भी अगर यहाँ तो वो अगर ऐसा कर रहे हैं, बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, देखो ये मुद्दा तो अभी हमारे सामने आया, तो हम कैसे उनको सपोर्ट करते? बिल्कुल ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੋਗੇ? आने वाले वो मैं तो कह रही हूँ पहले ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ पहले तो ਦੇਗੀ उनकी ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇंगे तो जरूर साथ देंगे। जनता डिपेंड्स ऑन दैट। जब हमें धक्के खिला रहे हैं, तो आप हमसे क्या उम्मीद कर रहे हो? बिल्कुल हम तो वोट ही नहीं देंगे, घर पे बैठे हैं हम भी। ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ किसको ਅਧਿਕਾਰ दे? है। किसको नहीं दे? कोई किसको? इस लायक ही नहीं इस लायक कोई नहीं है। जो कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है ना, चेंज हो जाता तो है। वो पूरी पब्लिक को अपनी मुट्ठी में लेके चलना शुरू कर देता है। फिर अपने तो वो काम निकालता है, और जो पब्लिक होती है फिर वो मुंह देखती है, फिर उसका काम नहीं बनता है, फिर वो धरने पे बैठती है। यही काम आज यहाँ जो सिस्टम आपने अभी पूछा कि सरकार के सामने, तो हमारा प्राइवेट जितना भी प्राइवेट स्कूल है या जितने भी हमारे प्राइवेट ऑफिसेज हैं, जितना भी हैं, ये सारे क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट के आगे इनके घुटने तो टिके हैं। ओके, और उसके बाद भी ये लोग ज्यादा पावरफुल हैं। जैसे अभी एक सर का नाम आया है, मैं तो नहीं ऐसे कहूंगी, MS साहनी साहब कह रहे, वो कल मीटिंग्स के बीच में से उठ के चले गए, और उन्होंने ADC मैम के मुंह पे बोला, मैम जो करना है वो कर लो, हम नहीं लेंगे। अच्छा, हमारा ਤੁਹਾਨੂੰ वैसे सपोर्ट कर रहे हैं? यस, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा कर रहे हैं। और उनके सामने ऐसा बोल दिया तो हम क्या चीज है फिर? उन्होंने ये कहा कि
देखो जी, जिसकी हिम्मत है पढ़ा ले हमारे स्कूल में, ना तो फिर अपना जाके सरकारियों में पढ़ाएं। ਧਮਕੀ ਦੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ये बिल्कुल शरेआम मैं धमकी सुने सी मैडम ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਤੁਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪਿੱਛੇ हाँ जी सर, हम लोग बैठे हैं हम लोग तो 1 महीने से बैठे हैं सारे, एक पूरा 1 महीने जब से हाँ जी 1 महीने सुबह से लेकर रात तक, शाम को 5-6 हाँ 5-6 बजे तक हम लोग इधर धक्के खा रहे होते हैं। कभी डी ऑफिस, कभी बी ऑफिस, कभी WD ऑफिस, कभी अब किसानों के टेंट निकले हैं तो हमारे लगने बाकी हैं। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪ੍ਰਿय ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ तब सुनवाई होनी है। ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਸਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ नहीं, हैं सरकार सर, एक बात बताओ, 134 गवर्नमेंट ने निकाली है। गवर्नमेंट अनपढ़ है, एजुकेशन की वैल्यू नहीं समझती है। क्योंकि अगर हम एजुकेशन मिनिस्टर के पास जाते हैं, अगर वो ही उसकी वैल्यू नहीं समझता है, तो फिर ये आम जो हम आज अपने बच्चों को लेके बैठे हैं, वहाँ टीचर्स बैठे हैं, कल आंगनवाड़ी के यहाँ बैठे थे, सारे टीचर्स रोड पे हैं, स्टूडेंट्स रोड के ऊपर हैं, तो कौन बैठा है ऑफिस में? Education या road पे तो आ चुकी है। एजुकेशन मिनिस्टर बैठे हैं अपने कमरे में और हंस रहे हैं, ठीक है ना। एक हम हैं जो रो रहे हैं और अपना राइट्स मांग रहे हैं। नहीं उनको ये नहीं पता, आज आप हंस रहे हो। छोटे छोटे बच्चों के अकेली बात कर रहे हैं। एक चीज हो रहा है, इलेक्शन आएंगे तो फिर यही गवर्नमेंट रोएगी जब इनके वोट कटेंगे, जब ये नहीं वो छोड़ो, आएंगे। इलेक्शन हमारा मुद्दा नहीं है, इलेक्शन से हमारा कोई मुद्दा नहीं घर है। पे ये वोट मांगने आएंगे बिल्कुल मैं आपको एक छोटी सी एक बात और बताता हूँ। शिक्षा मंत्री जी से हम मिले, शिक्षा मंत्री जी ने साफ साफ ये बयान दिया है कि अगर बोलो शिक्षा मंत्री ने साफ साफ ये बयान दिया था, भाई ऐसे है 7 साल हो गए हैं, 7 साल में प्राइवेट स्कूलों को जो ये 134A के तहत जो पेमेंट आती है वो 7 साल से हमने दी नहीं, उन्होंने मांगी नहीं, तो अब आके वो थोड़े से अकड़ गए हैं कि 7 साल हो गए हमारी पेमेंट नहीं हो रही है, तो इस कारण से भी ये शायद मसला अटका हुआ है कि सरकार ने उनकी पेमेंट नहीं किया है। सरकार की भी है कमियां सरकार की हैं यहाँ पे। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਹੋਣਹਾਰ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਭੋਪਾਲ ਭਾਟੀ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿ ਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਲਾਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। आप देख ही रहे हो कि जो पेरेंट्स हैं भाविक हैं बच्चों के, ये आज से नहीं 2-3 साल से, जब से सरकार दोबारा बनी है और शिक्षा मंत्री बना है ये, उस दिन से लेकर के आज तक ये दर दर भटक रहे हैं। कभी स्कूलों के आगे हैं, जब गवर्नमेंट ये अपना कानून पास कर देती है 134A का कि इनको प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन दिया जाएगा बच्चों को, या तो ये नियम ना बनाओ या उसको लागू कराओ। अब एक मैमिन में कह रही थी अभी कि इनको ये कुछ शिक्षा मंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, इनको शिक्षक खुद ही शिक्षा नहीं है, वाकई शिक्षा नहीं है। मैंने तो बहुत पहले भी आपको इंटरव्यू में एक में कहा था कि ये इतने भाग्यवान शिक्षा मंत्री हैं जिनको शायद ये मैडम समझ नहीं रहे हैं। जिससे भाग्यवान शिक्षा मंत्री बना है उनसे स्कूल बंद हैं, स्कूल के बच्चे घर बैठे हैं, अध्यापक घर बैठे हैं, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, यूनिवर्सिटियां बंद है, डिपार्टमेंट्स बंद हैं, शिक्षक सारे बाहर बैठे हैं। मैंने पहले भी इनसे रिक्वेस्ट की थी कि श्रीमान जी, आपके भाग्य में शिक्षा मंत्री का पद सुशोभित नहीं है। आप फॉरेस्ट के मिनिस्टर भी हो, जंगली मंत्री हो, आप जंगल के मंत्रालय को अच्छा संभाल लोगे क्योंकि शुरू से आपने यही काम किए हैं। आज इतने बच्चों के भविष्य को, अध्यापकों का, अभिभावकों के भविष्य को खत्म कर रहे हैं अपनी सूझबूझ न होने की वजह से। तो इसका रिजल्ट आने वाले 10 साल के बाद में जब बच्चे बड़े होंगे तब पता लगेगा कि इसका हमारे शिक्षा जगत में बच्चों पे, समाज के ऊपर क्या फर्क पड़ा है। सरकार को सचेत होना चाहिए। या तो अध्यापक खुश है, ना स्कूल वाले खुश हैं, ना पेरेंट्स खुश हैं, ना बच्चे खुश हैं। फिर ये सरकार कौन सी है? ये सरकार या तुम पत्रकार हो या ये बैठे हैं रोज धरनों पे। सारे यमुनानगर का माहौल खराब कर दिया इन लोगों ने। सड़कों का सारे ऊपर जाम है, 1 किलोमीटर दूर हम गाड़ियां खड़ी करके आते हैं यहाँ। सड़कों के ऊपर अराजकता फैली हुई है। कोई भिवानी की अध्यापिका बैठी है, कोई टीचर बैठा है, कोई बेचारा आंगनबाड़ी वाला बैठा है। सारी दुनिया तो संघर्ष के राह पे है। ये कर क्या रहे हैं? ये माइनॉरिटी की महंगाई की भी छोड़ो आप बात। महंगाई की जो फीस इन्होंने की थी वो भी छोड़ो, आप एजुकेशन पे आ जाओ। हमारा भविष्य क्या है हिंदुस्तान आने वाले? कल भी प्रधानमंत्री जी कह रहे थे युवा और बच्चे ही हमारा भविष्य है। तो भविष्य के ऊपर तो अंधकार कर दिया इन लोगों ने। वो बच्चों को तो उन्होंने लगा दिया एक काम पे अपना, उसको तो अंधकार में ला दिया। अब कहाँ तो गेस्ट टीचर जाएं, कहाँ टीचर जाएं, कहाँ ये बेचारे अध्यापक लोग जाएं, कहाँ पेरेंट्स जाएं, कहाँ बच्चे जाएं।
बच्चे सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं और बच्चे 10वीं 12वीं के बच्चे सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं, स्कूल उनको प्राप्त नहीं है, नशेड़ी हो रहे हैं। मेरे साथ अभी गाड़ी में बैठ के मंडी के पीछे से आया मैं निकल के, 10 जगह आपको बच्चे दिखाऊंगा कि वो क्या अकेले अकेले बैठे सिगरेटें पी रहे हैं। वो वेले बच्चे करे भी तो इसका सारा से श्रीमान जी को, मुख्यमंत्री को और मंत्री को जाता है। तो वो किसी की तो बात सुन ले, बच्चों की प्रार्थना सुन ले, पेरेंट्स की सुन ले, अध्यापकों की सुन ले, गेस्ट टीचर की सुन ले, आंगनबाड़ी की सुन ले, किसी की तो सुन ले। हम अपोजिशन विपक्ष के लोग हैं, हम सारा दिन बोलते हैं, हमारी नहीं सुनते, इनकी सुन लो बेचारों की। अब ये छोटे छोटे बच्चे जो अपने घर में छोड़ के यहाँ आए हैं, तो किसी की तो बात सुने कम से कम सरकार। ये अफसरों के ऊपर अफसरों का ताना बाना ही खराब कर दिया। सारा दिन अफसर भी सड़कों पे यहाँ बेचारे करें क्या करें। पुलिस, सारी पुलिस प्रशासन जितना है, सारी यहाँ बाहर जाके देखो जितने सच्चे यहाँ टोटली गाड़ियां लिए यहाँ ये खड़े हैं भी, कभी इधर से अध्यापक ना आगे घुस जाए, यहाँ दूसरा ना घुस जाए, प्रशासन के नाम की कोई दरखास्त लेके जाओ, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, सारा तंत्र फेल है। तंत्र पे, बिल्कुल। नहीं, मेन तो अभी ये प्रॉब्लम भी हो गई है ना, अगर मान लो ये ले भी ले हमारे बच्चों को, तो हमारे बच्चों के साथ भेदभाव नहीं होगा, तो कल को हमारे बच्चों को क्लास में परेशान नहीं करेंगे। जो ऐसा अभी कर रहे हैं, जो जिनकी मैनेजमेंट हमें मुंह पे कह रही है हम आपके बच्चे नहीं लेंगे, सरकारी स्कूल में पढ़ाओ, जहाँ मर्जी करो, ठीक है। तो आप ये देखो ना, अगर हमारे बच्चों को ले भी ले, मान लो सिस्टम चेंज होना चाहिए, सिस्टम सरकार से नहीं, सिस्टम चेंज होना चाहिए। सरकार- सिस्टम ही गलत है। सरकार चेंज होगी तो सिस्टम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। प्राइवेटिज्म करने में लगी हुई है और प्राइवेटों की धंधे ये नहीं है कि आप एक तरफ नारे भी लगाते हो और फिर पक्ष भी लेते हो। पक्ष नहीं ले रहे हैं। हम सिस्टम के अगेंस्ट है। ये अब यूपी में इलेक्शन है, यूपी में जाओ, पंजाब में जाओ, कहो रिश्तेदारों को ऐसी सरकार जो है, ये सरकार को बदलो, सिस्टम बदला जाएगा। आज कोई भी आज की सरकार की कमियां हैं जो इतना एजुकेशन सिस्टम ने इतना बिगड़ा हुआ है, क्योंकि अनएजुकेटेड पीपल चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं, उनको एजुकेशन की वैल्यूज नहीं पता। इसके लिए हमारा सारा सिस्टम है, अगर सरकार बदलेगी तो मे बी सिस्टम भी चेंज आज की सरकार का एक ही नारा, सिस्टम के अगेंस्ट है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। वो कोई भी आ जाए, सरकार कोई भी आ जाए, सरकार सिस्टम के अगेंस्ट है। पब्लिक की नहीं सुनी चाहिए, लेकिन सिस्टम चेंज होना चाहिए कि आज की पब्लिक जाग चुकी है। मैसेज की देना चाहते हो सारे पेरेंट्स को, सारे बच्चे। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। यही जो मैसेज है। इम्प्लीमेंट करवाने में फेल है। ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਐਸਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਿਵਹਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਨੋਜ ਚਹਿਲ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ, ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। थैंक यू साथियों, आपका जो मीडिया के हमारे साथी हैं, जो छायाकार साथी हैं, हम उनका बड़ा अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, धन्यवाद उनका हम करते हैं कि उन्होंने जो रोडवेज जैसी एम्प्लॉयज संघर्ष समिति ऑफ हरियाणा की बात को अपने चैनल के माध्यम से, अपने प्रेस के माध्यम से, पत्रकार, आज उसी के सिलसिले में हम हाँ जी, तो आज की यमुनानगर डिपो में हमारी जो डिपो कमेटी, नवनिर्वाचित डिपो कमेटी का आज गठन किया गया है, उसी का आज ये शपथ ग्रहण समारोह, एक मीटिंग है हमारी एक डिपो के अंदर। साथ ही हमारा जो पूरे हरियाणा प्रदेश में जो हमारे विभाग के निदेशक हैं माननीय श्री वीरेंद्र सिंह दैया जी, उनके जातिगत रवैये के विरुद्ध जो उन्होंने हमारे प्रतिनिधिमंडल का 22 नवंबर को मीटिंग के अंदर बुला करके उन्होंने जो अपमानित करने का जो घिनौना कार्य किया है, हम उसके विरोध में भी आज एक ये छोटा सा रोष का प्रदर्शन है, हमारा रोष जताया जा रहा है मीटिंग के माध्यम से भी। तो आपने जो डीजी है उनके खिलाफ ऐसी आयोग के अंतर्गत भी उन्होंने कोई एफआईआर दर्ज करवाई है? क्या कुछ प्रोसेस चल रहा है? क्या उसका रिजल्ट आएगा, क्या नतीजा आएगा? हाँ जी, हमने माननीय डीजी श्री वीरेंद्र सिंह दैया के विरुद्ध, उनके जातिगत रवैये के विरुद्ध चंडीगढ़ के सेक्टर 3 थाने में, पुलिस स्टेशन में हमने उनके विरुद्ध एफआईआर के लिए अप्लाई किया है, एप्लीकेशन दी है हमने, एफआईआर करवाई हमने। और साथ ही हमने इस मामले में
जो हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है उनको भी शिकायत भेजकर इस बारे में कार्रवाई करने का निवेदन किया है। और मानवाधिकार आयोग और भारत सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को भी हम सभी डिपो के माध्यम से सभी जिलों पर उपायुक्तों को ज्ञापन इस बारे में सौंपने का कार्य कर रही हैं। हमारा ये प्रोसेस लगातार 1 महीने से जारी है। और यदि फिर भी सरकार इस मामले में ऐसे जातिगत मानसिकता रखने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करती है तो हमारा आंदोलन समाज के एक एक व्यक्ति तक, लास्ट व्यक्ति तक इसको समाज में लेके जाएंगे हम। लेकिन जब तक ऐसे अधिकारियों पर नकेल कसने का कार्य सरकार नहीं करती तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा और हम इसको कड़े से कड़ा इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। अपने यूनियन के सारे सदस्यों को की कुछ मैसेज देना चाहोगे, की कुछ कहना चाहोगे? मैं अपने तमाम हरियाणा प्रदेश के सभी डिपोज के यूनियन के साथियों को, कर्मठ साथियों, जो हमारे बहादुर साथियों को मैं एक निवेदन करना चाहूँगा। रोडवेज के क्रांतिकारी बहादुर साथियों को एक अपील करना चाहूँगा, एक उनको कहना चाहता हूँ कि आप जो है किसी भी प्रकार से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एकजुट होकर के सभी साथी इस अन्याय के विरुद्ध खड़े हों। यदि आज हमने इस ऐसे अधिकारियों की जातिवादी मानसिकता का अगर मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया साथियों, तो फिर कभी भी हम अपने मान सम्मान की रक्षा नहीं कर पाएंगे। आप चाहे छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे, हर जगह आपको इस ऐसे घोर अपमान का, ऐसे जातिवादी अपमान का, ऐसे कटाक्षों का सामना आपको करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर ये है कि आप सभी साथी मजबूती के साथ, जैसे आज हमारे साथी पूरे हरियाणा प्रदेश में निदेशक श्री वीरेंद्र सिंह दहिया, डायरेक्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट, की जातिवादी मानसिकता के विरुद्ध हमारे साथी डटकर खड़े हुए हैं। ये और क्यों भेदभाव क्यों कर रहे हैं आपके साथ, क्या कारण है? इनका प्रमोशन है कि सुना कि 20% 30% पे दे रहे हैं, क्या? हमारा हरियाणा प्रदेश में, जैसा कि सरकार की गाइडलाइन है हरियाणा प्रदेश की और माननीय उच्चतम न्यायालय की भी गाइडलाइन है कि जो अनुसूचित जाति का कर्मचारी है, जिसके तहत शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर हमारे हरियाणा प्रदेश में अनुसूचित जाति के अंदर 44 जातियां इसके अंदर शामिल हैं और 27% बैकवर्ड कास्ट का कर्मचारी है। लेकिन किसी भी कर्मचारी की कोई डिमांड तो और दूसरी यूनियनों के माध्यम से नहीं उठाई जा रही, उनको हक अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। और इनका ये मानना है कि अनुसूचित जाति का कर्मचारी इसी प्रकार जैसे पहले मनु के समय में जो उत्पीड़न जो सह रहा था और आज भी वो जातिवादी मानसिकता के तहत इनका गुलाम बना रहे, वो इनके आज जो समतामूलक जो समाज की रचना जो परम पूजनीय बाबा साहब चाहते थे, वो आज भी ये लोग नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं कि आज भी ये अनुसूचित जाति के कर्मचारी इनके गुलाम बने रहें और इसी तरह इनकी दास्ता सहन करते रहें। और आपके साथ कौन कौन से ओहदे पर आपके साथी जुड़े हैं, वो क्या कुछ कहना चाहेंगे, थोड़ा इनके बारे में थोड़ा बताएंगे? हमारे साथ हमारे फेडरेशन के हमारे रोडवेज एससी एम्प्लॉय संघर्ष समिति ऑफ हरियाणा के पूर्व राज्य प्रधान और चेयरमैन श्री बलवंत सिंह जी और हमारे महासचिव भाई संदीप कुमार बोध जी, हमारे साथ इधर यमुनानगर डिपो से प्रधान श्री शिवाराम जी, हमारे राज्य के उप प्रधान श्री मायाराम जी, हमारे करनाल डिपो से प्रधान भाई राजकुमार जंजो जी, इधर हमारे कुरुक्षेत्र डिपो से जो हमारे क्रांतिकारी साथी भाई गुरदास जी, ये तमाम साथी जो केंद्रीय कार्यकारिणी और डिपो कमेटी के यहाँ पहुँचे हैं। आज हमारा यही संदेश है तमाम डिपो से, तमाम कर्मचारियों से और अधिकारियों से भी, कोई हम किसी भी कीमत पर, किसी भी स्तर पर जो जोर जुल्म और जातिवाद या इस अन्याय को सहन नहीं करेंगे। उसका हर जगह हर स्थान पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ठीक है सर, धन्यवाद। आणि सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने साथियों को, अपने दृष्टि? मैं संदीप बोध, प्रदेश महासचिव रोडवेज एससी एम्प्लॉय संघर्ष समिति हरियाणा, संबंधित ऑल हरियाणा शेड्यूल कास्ट एम्प्लॉयज फेडरेशन। मैं धन्यवाद करूंगा आपके चैनल का समाज की आज मांग उठाने का। आज यमुनानगर डिपो की कार्यकारिणी का पुनर्गठन कार्यक्रम है, जिसमें सरकार की कोरोना हिदायतों का पालन के अनुसार ही यह कार्यक्रम किया जा रहा है। और मैं अपने समाज के सभी अनुसूचित जाति वर्ग के जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, मेरा उनसे निवेदन है, इस प्रकार के जो भी नेता अन्य संगठनों के जो जातिवादी मानसिकता रखते हैं, आप उन संगठनों से बाहर निकले और अपने संगठन को मजबूत करने का प्रयास करें। हम किसी भी कीमत पर इस प्रकार का जातिवादी रवैया सहन नहीं किया जाएगा। चेयरमैन साहब साढ़े नाल जुड़े ने। हाँ जी चेयरमैन साहब। मैं बलवंत सिंह, राज्य चेयरमैन एससी यूनियन
मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूं जो हमारी जो ये मांग है आप पूरे प्रदेश में पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और सभी साथियों से भी निवेदन करता हूं कि इस अपनी जो हक और हक की लड़ाई है उसके लिए आप यूनियन का साथ दें। धन्यवाद। ਸਰ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਯਮਨਾ ਨਗਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਜ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? सर जी आपको तो पहले धन्यवाद, आपने हमारे को बातचीत करने का मौका दिया। तो देखो जी, मेरे को ना 4 साल हो गए यहाँ पर प्रधान बने को, और मैंने थोड़ा थोड़ा करके अपना संगठन को जोड़ा है। आज आपके सामने है। अगर मेरे में कोई किसी प्रकार की कमी होती है तो आज इतनी संगठन मजबूत नहीं होता। हाँ जी, और आगे भी जो मेरे बंदे जिनको मैं नॉमिनेट करूँगा वो भी अपना काम सही तरीके से करेंगे। नॉमिनेट आगे कौन हो सकते हैं? जो हमारे कार्यकारिणी के मतलब सेंट्रल बोर्ड से जो फैसला अभी होगा, फैसला हुआ नहीं अभी? अभी करेंगे, अभी बैठ के भी हम इस बारे में। चुनाव होगा या वोटिंग होगी? नहीं सर, सर्वसम्मति से ही चुनाव की हमारी पहल होती है और साथी भी सहमत है इस बारे में। तो सभी साथियों की सहमति से सर्वसम्मति से चुनाव आज कार्यकारिणी का किया जाएगा। और विजय जी जो मंच संचालन कर रहे हैं अभी। रोडवेज एम्प्लॉय संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रोडवेज एम्प्लॉय संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अमर रहे अमर रहे अमर रहे अमर रहे अमर रहे अमर रहे। बाबा साहब तेरी सोच पे ठहरा देंगे ठोक के, बाबा साहब तेरी सोच पे ठहरा देंगे ठोक के। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सो ਤੁਸੀਂ जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗੇ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੋਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਔਰ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਉੱਪਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਕਿਰਤੀ ਭੂਮੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਫੋਰਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਫੋਰਾ ਚੌਂਕ ਤੇ ਮਾਸਕ ਅਭਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਜੇ ਤਾਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਾਸਕ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫੋਰਾ ਚੌਂਕ ਤੇ ਸਰਵ ਜਾਗਰੂਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਸਕ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੌਂਕਾਂ ਤੇ ਮਾਸਕ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਓਮਿਕਰੋਨ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਕਹਿਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਮਾਸਕ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्रीकाल सर, मैं ऐश्वर्य कौशिक है सर। कौशिक साहब, की अभियान चल रहा है, दसोगे थोड़ा विस्तार? सर जैसे कि हम पिछले 4-5 दिनों से देख रहे हैं यमुनानगर के अंदर कोरोना के केसेस में जो ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट आया है, लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। रेड जोन में इस समय यमुनानगर आया हुआ है, तो उसी को लेकर हमने अपनी सर्व जागरूक संगठन के थ्रू एक अपना सामाजिक कार्यकर्ता होते हुए एक अभियान छेड़ा है जिसमें लोगों को जागरूक करा जा रहा है। वैसे तो हमारे यहाँ पर काफी लोग अभी से मास्क डाल भी रहे हैं जो एक जिम्मेदार नागरिक है, परंतु फिर भी जो लोग किसी कारणवश नहीं डाल पा रहे हैं उनको एक मास्क फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा जा रहा है। तो और इसके अंदर जो हमारे सम्मानित साथी पहले से ही डाल रहे हैं उनको हम एक पुष्प देके भी सम्मानित कर रहे हैं, ताकि उनको लगे कि हाँ हम एक जिम्मेदार सिटीजन भी हैं यहाँ कर जोन से हैं। किन्ने मास्क ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਦੇ ਕਿਉਂ, किन्ने मास्क डेली ਵੰਡਦੇ ਹੁੰਦੇ? सर 3-4 दिन से हमारा कार्यक्रम रोज चल रहा है, दोपहर को 12 से 2 बजे तक। कल हमारा जो है मधु चौक पर था, आज फुवारा चौक पर है, कल नेहरू पार्क के बाहर जो है हम एक मास्क बांटने का अभियान शुरू करेंगे। अभी तक 500-600 मास्क बांट चुके हैं सर। नमस्कार सर, मैं ममता सेन सर्व जागरूक संगठन से हूँ। ये कोरोना के महामारी से बचने के लिए हम लोग मास्क, सैनिटाइजर वगैरह बांट रहे हैं और हम लोगों को जागरूकता करना चाहते हैं कि मास्क पहने और 2 गज की दूरी बनाए, मिनट बाद हाथ धोए
और जितना आप अपना आपको स्वस्थ रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। जय हिंद। हाँ जी सर, सैनिटाइजर भी बांटते हैं हम लोग। हाँ जी। संस्था द्वारा फंडिंग कौन करता है, किवें चलता काम, थोड़ा इस चीज बारे सर अपने वॉलंटियर्स के द्वारा ही हम मतलब इकट्ठा करते हैं। सरकार कोई सहयोग करती है? सरकार अभी फिलहाल कोई सहयोग नहीं लिया है, अभी शुरू ही हुआ है। बाकी अगर कभी जरूरत पड़ी सर तो सरकार से भी जरूर सहयोग लेंगे। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਫੌਰਾ ਚੌਂਕ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਦਹੀਆ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਹੈ ਘੱਟ ਵਰਤੇ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ अपडेट देते रहेंगे। हाँ जी, क्या कहना चाहें जी आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, मेरा गांव है मुसिम्बड़, मैं मुसिम्बड़ से एक किसान हूँ, एक्स सरपंच हूँ, हवा सिंह मेरा नाम है। मेरे गांव के अंदर 200 एकड़ फसल पानी की वजह से ख़राब हो चुकी है और कोई भी अफसर गिरदावरी करने के लिए अभी तक नहीं आया। तो ज़िला यमुनानगर है हमारा, अगर और बांगर साइड का कोई ज़िला होता वहाँ पे अब तक कई अफसर आ जाते गिरदावरी करने के लिए। अगर दुष्यंत का इलाका होता है, किसी और का इलाका होता, ये शरीफ इलाका है हमारा सडोरे का। तो हमारी सरकार से अनुरोध है कि एक तो आकर के स्पेशल गिरदावरी कराए सरकार आके। 200 एकड़ फसल जिम्मेदारों की बर्बाद हो चुकी है और अब भी 5-5 फुट खेतों में पानी चल रहा है। 5-7 गाँवों का पानी आता है खेतों में, जिसकी वजह से 200 एकड़ फसल खराब हो चुकी है। वहाँ पे पानी की कोई भी निकासी नहीं है। जब भी बरसात बहुत ज़्यादा होती है तो जिम्मेदार डूब जाता है, फसल नहीं डूबती, बस जिम्मेदार ही डूब जाता है, क्योंकि जिम्मेदार के पास फसल ही एक साधन है जो जिम्मेदार को बचाती है। और पहले ही किसान बहुत ज़्यादा कर्जाई हो चुका है। मेरी सरकार से यही एक अर्ज है कि स्पेशल गिरदावरी कराई जाए और जो 200 एकड़ फसल खराब हो चुकी है उसका मुआवजा दिया जाए। जल्दी से जल्दी गिरदावरी कराई जाए ताकि जिम्मेदारों को मुआवजा मिल सके और जिम्मेदार अपनी आत्महत्या करने से बचे। आत्महत्या करने को मजबूर है जिम्मेदार। मेरी खट्टर सरकार से यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी गिरदावरी कराएं और जल्दी मुआवजा दिलाएं। धन्यवाद।